हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1858 टू 1905। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, फाउंड की गई थी 1885 के अंदर, दिसंबर के अंदर। ठीक है, और उसके द्वारा उसने क्या हेल्प करी इंडिया को एकजुट करने में। ठीक है, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को बढ़ाने में कितनी मददगार साबित हुई, तो उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम 9 चैप्टर कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि बुक है कौन सी हमारी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। तो उसका एक 10 चैप्टर है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। The second half of the 19th century witnessed the full flowering of national political consciousness and the growth of an organized national movement in India। जो 19वीं सदी की सेकेंड हाफ, मतलब अराउंड 1850 के बाद में जितने भी लोग थे, जो भी थे, वो समझने लग गए थे कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब हमारा साथ देने वाले हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी इंडस्ट्री नई नई लगनी स्टार्ट हुई थी, तो वो भी अंग्रेज़ लगाने लग गए थे। इंडियंस के पास इतना कैपिटल नहीं था, इतना अमाउंट नहीं था कि वो एक बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियों को लगा सके, और जो लगाते थे और उनका जो सामान था, जो गुड्स था, वो दूसरे देशों में भेजते, तो वहाँ पे भी इनके ऊपर काफ़ी हैवी मात्रा में टैक्स लगाया जाता था, तो जिसकी वजह से वो विदेशी सामान के सामने टिक नहीं पाती थी। और फिर लोगों के मन में जो भावना उठने लगी एकजुट होने की कि भाई ठीक है, हम एक साथ होके अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल भगाएंगे। ठीक है, उसके लिए फिर धीरे धीरे देश में पॉलिटिकल थिंकिंग बढ़ने लगी कि भाई पॉलिटिक्स में लोगों की रुचि होने लगी। गवर्नमेंट कैसे लैंड ऑर्डर बनाती है ना, लॉ बनाती है, तो उसके अंदर उस टाइम पे कोई भी इंडियंस थे नहीं, और जो भी थे वो नॉमिनेटेड होते थे किसके द्वारा, वाइसरॉय के द्वारा। ठीक है, वो अपनी मर्जी से चुनते थे, और वो उन्हीं को चुनेंगे जो उनका साथ देते होंगे, ना कि एक ऐसे इंडिपेंडेंट इंडियन की कि भाई हाँ, जो अपने देश के लिए सोचता है, वैसे लोगों को ये नहीं चुनते थे। तो कहने के लिए नाम था कि भाई हम इंडियंस के साथ मिलके अपने रूल्स वगैरह जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाते हैं, रियलिटी कुछ और थी। तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए फिर लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले सोचा कि हमको धीरे धीरे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इसमें हमारी सबसे ज़्यादा मदद क्या करेगा, पॉलिटिक्स, जहाँ पे हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के अपने देश के लिए नीतियाँ बनाएंगे। और उसके लिए चाहिए थे हमको एक पार्टी, जो कि क्या थी उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसका गठन कब हुआ, दिसंबर 1885, दिसंबर 1885 के अंदर, जिसकी वजह से हमको जो हमारी आज़ादी थी उसके अंदर काफ़ी हेल्प मिली, और सबसे बड़ा रोल भी रहा। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, हमने कांग्रेस के साथ मिलके देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, और जिसके उपलक्ष्य में 15 अगस्त 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, जो जो अंग्रेज़ों का शासन था, उसके परिणाम क्या निकले फिर। ठीक है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। बेसिकली मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म अरोज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ foreign domination. The very condition of British rule had the growth of national sentiment among the Indian people. It was British rule and its direct and indirect consequences which provided the material, the moral, the intellectual conditions for the development of a national movement in India. तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, लोगों के अंदर देश के लिए अपनी जो अच्छी भावनाएं थी, ठीक है, वो उठना कि भाई हमको अभी फुल फ्रीडम चाहिए, अंग्रेज़ों के अंडर में हमें काम नहीं करना चाहिए, है ना, कि हमको हमारे देश से अंग्रेज़ों को भगाना है। ये भावनाएं कैसे जागी, ये किनका परिणाम था। ठीक है, ये जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी ना, जिनकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे, परेशान होके उनके अंदर में ऐसी थिंकिंग आई कि भाई अभी इनको भगाना है यहाँ से, और इसके लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे जैसे लोग इकट्ठा होने लग गए और लोग जुड़ने लगे। ठीक है, और पूरा देश ऐसे एक टाइम पे एक ऐसा समय आया कि वो एक साथ होके उठ खड़ा हुआ,
और जिसकी वजह से हमको आज़ादी मिली। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ले इन द फैक्ट दैट इंक्रीजिंगली ब्रिटिश रूल had become the major cause of India's economic backwardness. It became the major barrier to India's further economic, social, cultural, intellectual and political development. तो यहाँ क्या कहा गया है कि जो भी इंडिया की जो बैकवर्डनेस थी उसका कारण क्या था? अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों का रूल था, उनकी नीतियाँ थी, ठीक है, उनका वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था कि कैसे वो देश को चला रहे हैं। इस वजह से इंडिया पॉलिटिकली, कल्चरली हर तरह से पिछड़ा हुआ होता जा रहा था। इंडिया इकोनॉमिकली, इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी वो विदेशों में चली गई, ठीक है। यहाँ का कल्चर था वो इन्होंने बर्बाद कर दिया, है ना। तो ऐसे करके इन्होंने पूरा देश को एक तरह से अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के अनुसार ये चला रहे थे। Moreover, this fact began to recognize by increasing large number of Indian. Every class, every section of Indian society gradually discovered that its interest was suffering at the hands of foreign rules. यहाँ बोला गया कि जो लोग पहले ये सोचते थे कि अंग्रेज़ हमारा साथ देंगे 1858-57 के युद्ध के बाद में, जो पढ़े लिखे लोग थे, अब वो भी क्या है ना, इनसे उम्मीद खोने लगे थे कि भाई अंग्रेज़ हमारा साथ नहीं देने वाले हैं। और जो अदर सोसाइटी होगी इंडियंस की, ठीक है, जो हर एक जात हो गया, धर्म हो गया, वहाँ के लोग भी किससे सफ़र कर रहे थे, किससे परेशान थे? अंग्रेज़ों की नीतियों से और इनके रूलर्स से काफ़ी परेशान थे। The peasants saw that the government took away a large part of his produce as a land revenue, that the government and its machinery, the police, the courts, official, favored and protected the zamindars and landlords who rented him, and the merchants and moneylenders who cheated and exploited him in a diverse way, and who took his land away from him. जो peasants थे, जो मजदूर थे, तो उनकी जो उपज होती थी, जो भी वो खेती बाड़ी करते थे, उसका सबसे बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ ले जाते थे, क्या बोल के कि भाई ये हमारा कर है, ये हमारा टैक्स है, अब टैक्स दो। तो टैक्स का भुगतान करने में ही उनकी जो जितनी भी उपज होती थी वो चली जाती थी। और ये देखा जाए तो एक तरह से वो इलीगल, मतलब एक तय सीमा से, अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू से ना, ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ से लोगों से लेके जाते थे कि जो डिसाइड किया गया था ना, उससे भी ज़्यादा इनसे ले जाते थे। और वैसे भी जो डिसाइडेड भी हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा होता था, मतलब इतना नहीं कि एक आम आदमी, एक आम मज़दूर आराम से दे दे। तो उसकी जितनी भी ये होता था, जितनी भी उपज होती थी वो अंग्रेज़ ले जाते। और इसमें कौन इनका साथ देते? पुलिस वगैरह। अगर वो मना कर देता कि भाई इतना नहीं है मेरे पास, तो पुलिस आके उसको थाने ले जाती, ठीक है, उस पर केस भी हो जाते, कोर्ट वाले भी उसका साथ देते, अंग्रेज़ों का, गवर्नमेंट का। और जो भी ऑफिशियल्स है वो इलीगल तरीके से इनसे टैक्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह वसूलते थे। ज़मींदार भी इनके साथ काफ़ी बुरा करते थे, वो भी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू निकलवाने की कोशिश करते थे। और उनका मदद कौन करता? पुलिस, क्योंकि पुलिस को ज़मींदार पैसे खिलाते थे, है ना। मनी लेंडर्स हो गए, जो ब्याज पे पैसे देते थे, वो भी इनके साथ बुरा करते, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा ब्याज पे पैसे मिलते थे, ठीक है। और अगर ये वापस दे भी देते तो इनके हिसाब किताब में फेरबदल करके इनको उस जाल से निकलने ही नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से इनके साथ धोखाधड़ी होती थी और इनको प्रताड़ित किया जाता था, इनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव होता था। इस वजह से ये भी अंग्रेज़ों से काफ़ी खफा थे, काफ़ी नाराज़ थे। द आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, सो दैट द फॉरेन regime had helped foreign competition ruin him and had done nothing to rehabilitate him. जो आर्टिस्ट थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो हाथ से अपनी चीज़ें बनाते थे, वो जब मुग़ल साम्राज्य था ना, उस टाइम पे उनका धंधा काफ़ी अच्छा चलता था, क्योंकि जो भी मुग़ल राजा रहे हैं, जितने भी रूलर्स, नवाब रहे हैं, उनको काफ़ी शौक़ था इन चीज़ों का। तो उनकी वजह से इनकी रोजी रोटी काफ़ी अच्छी चलती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए ना, अंग्रेज़ों ने इनका सब धंधा चौपट कर दिया। एक तो खुद रूलर्स ही इसके अंडर में चले गए, अंग्रेज़ों के अंडर में चले गए, तो अब इनको काम देने वाला कोई था नहीं। और अगर ये बाहर कुछ चीज़ें अपनी अच्छी अच्छी बना के बेचते, तो अंग्रेज़ तय दामों से बहुत कम रेट में उनसे वो ख़रीदते।
तो इस वजह से इनको दोनों साइड से लॉस हो रहा था। तो फिर बाद में इनको अपने जो पैतृक धंधे जो इनके पीढ़ियों से काम चलते आ रहे थे, जिसमें इनको महारत हासिल थी, वो छोड़ के ये फिर किसकी तरफ शिफ्ट होने लग गए, खेती बाड़ी की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ। और गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए कुछ किया भी नहीं। अदर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वर नो लेस डिससेटिस्फाइड। द राइजिंग इंटेलिजेंस या द एजुकेटेड इंडियंस यूज देयर न्यूली एक्वायर्ड मॉडर्न नॉलेज to understand the sad economics and political condition for their country. Those who had earlier, as in 1857, supported British rule in the hope that the alien it would modernize, industrialize the country, were gradually disappointed. तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, जो भी भारत के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ थी, जितने भी अलग तबके के लोग रहते थे, वो भी अंग्रेज़ों से काफ़ी खफा रहने लगे, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। और ऊपर से एजुकेटेड इंडियंस जिन्होंने अभी अभी मतलब एजुकेट हुए थे, उनको चीज़ों को समझना, पढ़ना लिखना आ गया था, है ना, मॉडर्न नॉलेज का समझ आ गई थी, और अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनके स्ट्रगल्स को देखने लग गए थे। तो उनके अंदर, है ना, ऐसी भावना उठने लग गई कि देश को अगर हमें बचाना है तो इकोनॉमिकली हमको इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है, और जो पॉलिटिकल कंडीशन है कंट्री की, वो भी हमको सुधारनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं 1857 के जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था, ये सोच के कि अगर हम मुगल्स का सपोर्ट करेंगे तो मुगल्स फिर से हमारे देश को पिछले टाइम में, पिछले समय की तरह ले जाएंगे, वो कोई भी मॉडर्नाइज नहीं करेंगे। और ब्रिटिशर्स, जैसा कि लग रहा था कि हाँ, इनका देश काफ़ी अच्छा है, वेल डेवलप्ड है, तो ये भी अपने देश की तर्ज पे हमारे देश को मॉडर्नाइज़ करेंगे। अब समय के साथ उन्होंने देखा कि ये बैक ऑफ होने लगे, चीज़ों को पहले से और बदतर करने लग गए, तो वो भी अब इनसे डिसअपॉइंट होने लग गए, नाराज़ रहने लग गए। Politically educated Indians found that the British had abandoned all the previous pretension of guiding India towards self-government. Most of the British officials and political leaders openly declared that the British were in India to stay. Moreover, instead of increasing the freedom of speech, of press, and of individual, government restricted them. तो क्या ऊपर वाली लाइन में क्या बोला गया है ना, कि ब्रिटिशर्स ने जो भी पहले की प्रिटेंशंस थी, ठीक है, जैसे कि सती प्रथा होगी, ठीक है, विडो रीमैरिज होगी, ये जितनी भी इन्होंने एक्ट पास की थी, जो कानून बनाए थे, जिसके अंदर सती प्रथा को एक क्या बोलते हैं, अपराध माना गया था, ठीक है, उसकी सज़ा भी निर्धारित थी कि भाई अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसको सज़ा दी जाएगी। विडो रीमैरिज को अगर कोई रोकेगा, कोई विधवा अगर वो दोबारा शादी करना चाहती है, घर बसाना चाहती है, उसको भी अलाउ किया जाएगा, उसके लिए भी एक्ट कानून बनाए गए थे। अब इनको क्या लगा ना कि हमने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, इस वजह से 1857 का जो क्रांति हुई थी, लोग उसमें इस वजह से भी जुड़े थे कि हमने उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठुकरा दिया। तो उसके कारण अब ये इन नीतियों से पीछे हटने लग गए थे। और ऊपर से ब्रिटिश जितने भी ऑफिशियल्स थे, इन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे रुकने के लिए आए हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया के अंदर ये क्या करने लगे ना, इंडिया के लोग जो थे, अगर उनको ये लगता कि भाई अंग्रेज़ है ना कुछ गलत कर रहे हैं, और अगर वो बोलते, तो उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे अंग्रेज़। अगर इनके खिलाफ़ कुछ छाप देते तो उसको भी ये मना करते कि नहीं, आप नहीं करोगे। इसके रिगार्डिंग इन्होंने 2 प्रेस की एक्ट भी लेके आए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर कोई निंदा करता मिल गया गवर्नमेंट की, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। द राइजिंग इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास वॉज स्लो इन डेवलपिंग। अब बात करते हैं जो इंडस्ट्री वगैरह, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहा है इंडिया के अंदर, जितने भी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, वहाँ पे कैसा क्या सीन रहा है स्टार्टिंग के अंदर। The rising Indian capitalist was slow in developing national political conscience, but it too gradually showed that it was suffering at the hands of imperialism. Its growth was heavily checked by trade and tariffs, taxation, transport policies of government. अभी यहाँ पे क्या कहा गया है ना, जितने भी इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीपति लोग थे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, अब वो भी किसकी तरफ बढ़ने लगे, जो पॉलिटिकल थिंकिंग है देश की, उसको सुधारने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं सुधरेगी तो इनका काम भी नहीं चलने का। अंग्रेज़ क्यों क्या करते थे ना, इंडिया के अंदर जितनी भी अंग्रेज़ों की इंडस्ट्री थी उनको बढ़ावा देते,
ठीक है। और जो इंडियंस लोगों की थी, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे थे, जो बिजनेसमैन थे इंडिया के, अगर वो कोई इंडस्ट्री लगाते तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगा देती, काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा देती, टैक्स वगैरह लगा देती, है ना। और अगर वो उनका जो सामान होता था तो वो भी उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, जिसके अंदर रेलवे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थी ना गवर्नमेंट की, वो भी काफ़ी भेदभाव करती थी, डिस्क्रिमिनेट करती थी जो इंडियंस का बिजनेस था होता था उसमें और अंग्रेज़ों के बिजनेस के अंदर। इस वजह से इन्होंने सोचा कि हाँ भाई, अब देश को एकजुट होना पड़ेगा, पॉलिटिकली सोचना पड़ेगा, और हम अब इनके साथ इनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि इन पे प्रेशर बनाया जाए और गवर्नमेंट को ये दिखाया जाए कि ज़रूरतें हमारी भी ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ स्टार्टिंग के टाइम पे ये काफ़ी वीक रहा, क्योंकि इतने लोगों में समझ थी ही नहीं, तो उस वजह से कुछ ज़्यादा हेल्प हो नहीं पाई। As we have seen earlier chapter, the Jamindar, landlords, princes were the only section of Indian society who interested coincide with those of the foreign rulers, and who therefore on the word supported foreign rule until the end. But even from these classes, many of individuals joined the national movement. अभी यहाँ पे क्या कहा गया है ना, जिन भी जमींदार, लैंडलॉर्ड्स और जो भी राजा रहे हैं, नवाब रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था लड़ाई के समय पे, ये सोच के कि अगर हम इनका साथ देंगे तो ये हमारी छीनी हुई ज़मीनें हमको वापस दे देंगे, ठीक है, और ज़मींदार को उनकी ज़मींदारी वापस मिल जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया बड़ी बड़ी लड़ाइयों को, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होती थी, उनको रोकने में। लेकिन बाद में उनकी सोच भी बदलने लगी कि अंग्रेज़ है ना, बातों से मुकरने में देर नहीं लगाते थे, कहते कुछ थे करते कुछ थे, करते वो हमेशा वही थे जो उनका फ़ायदा हो जिसमें। तो इस वजह से ये जितने भी ज़मींदार हैं, राजा नवाब रहे हैं, धीरे धीरे करके उनमें से भी काफ़ी लोग नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगे। दिस मूवमेंट वॉज ए नेशनल मूवमेंट बिकॉज इट यूनाइटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, सेक्शन, सोसाइटी who sank their mutual differences to unite against the common enemy। यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि जो ये नेशनल मूवमेंट अराइज हुई थी, देश के लिए इकट्ठा होने की लड़ाई, मतलब जो भावना इनके अंदर जगी थी, उसने हर तरह के सेक्शन के लोग, ठीक है, ऊंच नीच, हर किसी ने कुछ नहीं देखा, सब बराबर हो गए उस टाइम पे। और जो भी उनके आपसी झगड़े थे सब भुला के, और जो उनका कॉमन एनिमी था, ठीक है, जो इनका सबका एक कॉमन दुश्मन था, उसके खिलाफ ये खड़ा होना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। Nationalist sentiment grew easily among the people because India was united and welded into a nation during the 19th and 20th century। ठीक है, the British had gradually introduced a uniform and modern system of government throughout the country, thus unified it administratively। अब क्या कहा गया है ना कि जो देश सबसे ज़्यादा कब इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, कौन सी सेंचुरी के समय, कौन से समय के टाइम के समय ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए थे। इनके अंदर ये सोच आनी हो गई थी शुरू कि अब देश को हम लोगों की ज़रूरत है, ना कि अंग्रेज़ों की। ठीक है, वो था 19वीं और 20वीं सदी का समय। और गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स थे, अब उन्होंने क्या है ना, पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पूरे देश पे राज करते थे, अब इन्होंने उसके भी टुकड़े बनाने स्टार्ट करे। ठीक है, धीरे धीरे वही उन्हीं चीज़ों की वजह से जो मॉडर्न सिस्टम ये लगा रहे थे ना अपने फ़ायदे के लिए, उसी सिस्टम ने देश को जोड़ने की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो निचली जो पोस्ट रहती थी वहाँ पे इंडियंस ज़्यादा काम करते थे और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे, लोगों को नीतियों का पता होना स्टार्ट हो गया, लोगों में सोच समझने की शक्ति आने लगी। ठीक है, तो अब वो समझने लगे कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, क्या करना चाहती है, और इस वजह से वो आपस में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल and local self-sufficient economy and the introduction of modern trade and industry on all India scale had increasingly made India's economic life a single whole and interlinked the economic fate of people living in a different parts of the country। जो लोकल जो छोटे मोटे गांव थे, ठीक है, वहाँ पे कुछ छोटे मोटे धंधे होते थे, उनको इन्होंने बर्बाद तो कर दिया, लेकिन उसके साथ ही जो रेलवे थी वो देश के हर कोने में पहुँचने लगी थी। इस वजह से जो जितना भी ट्रेड होता ना, यहाँ का छोटे से छोटा सामान किस देश के कई 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव के
दुकान में आराम से मिल जाता था। इस वजह से यहाँ का जो सामान होता वहाँ पे जाता। ऐसे पूरा देश एक तरह से इंटरलिंक हो गया था, एक दूसरे से जुड़ गया था। ठीक है, या तो हमारे गांव दूर दूर होते थे, कोई गांव किसी शहर से कुछ ही लोग जुड़े रहते थे। अब रेलवे वगैरह की वजह से जितना भी ट्रेड होता था उसकी वजह से लोग आपस में जुड़ने लगे, और लोग दूसरी तरह से मतलब अब काम ज़्यादा बढ़ने लग गया है ना। रेलवे की मदद से लोग ट्रैवल भी करने लग गए, जिस वजह से एक स्टेट के विचार दूसरे स्टेट में पहुंचने लगे कि हाँ भाई वहाँ के लोग की क्या सोच है, क्या समझते हैं, उनको कितना नॉलेज है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। तो आपस में जो नॉलेज का ट्रांसफ़र होता था, लोग आपस में बताते थे एक दूसरे को, और उनको ये पता लगता था कि हाँ गवर्नमेंट कितना गलत कर रही है। तो उनके अंदर फिर अपने आप एक तरह से एकजुट होने की भावना बनने लगती थी। Here again, the very existence of foreign rule that oppressed the Indian people, irrespective of their social caste, class, religion, region, acted as a unifying factor. यहाँ भी वही बात कही है कि लोगों ने फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने की ठान ली, और उन्होंने अपना जात देखा, ना धर्म देखा, ना जगह देखी, है ना ऊंच नीच कुछ नहीं देखा। वो एकजुट होके इनके खिलाफ खड़े होने में रेडी हो गई कि ठीक है भाई हम देखेंगे आपको। होल्ड ऑन ए सेकेंड प्लीज। हाँ तो कहाँ थे हम। ऑन द अदर हैंड द emergence ऑफ इंडियन नेशनल was a major factor in the rise of nationalism. On the other hand, the anti-imperialist struggle and the feeling of solidarity born it in its cause contributed powerfully to the making of Indian nation. अभी यहाँ पे क्या कहा गया ना, जो कि एक मिनट, इंडिया का जो नेशन है ना, लोगों के अंदर जो भी जितनी भी नॉलेज आई उस टाइम पे, उसने बहुत बड़ा रोल किया था, मतलब रोल अदा किया किसमें, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने में और उनको इकट्ठा करने में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो गवर्नमेंट की जो नीतियां थी, ठीक है, उससे काफ़ी नाराज़ थे लोग। उसने भी एक दूसरे को एकजुट होने में सहायता की कि भाई मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हो, सब परेशान हैं, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं कोई ना कोई, और लोग फिर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। बात करते हैं वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन के बारे में। एज ए रिजल्ट ऑफ spread of modern Western education and thoughts during the 19th century, a large number of Indians imbibed a modern, rational, secular, democratic, nationalist political outlook. अब ये यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि जो भी मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो लोगों के मतलब जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जैसे कि जो अंग्रेज़ पढ़ते थे, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की जो बातें होती थी, लोगों को ये समझने आने लग गया था कि भाई साइंस क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है। तो उन लोगों को ये पता होने लग गया था कि हमारी फ्रीडम कितनी ज़रूरी है, हमारा क्वेश्चन करना गवर्नमेंट को वो कितना ज़रूरी है। और जो लोगों के साथ ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से हम लोगों को परेशान करते हैं, हमसे टैक्स वसूलते हैं, उसको रोकना कितना ज़रूरी है। तो एजुकेशन ने ना लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, ठीक है, और देश को एक तरह से जो देश की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए इंडियंस को इकट्ठा होने की जो प्रेरणा इनके अंदर जगाई। They also began to study, admire, emulate the contemporary national movements of European nation. ठीक है, जो यूरोपियन नेशन जितने भी देश थे यूरोप के, ठीक है, वहाँ पे जो उन लोगों का स्ट्रगल रहा है, वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, वहाँ उन्होंने जो जिन जिन तरीक़ों से अपने देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश करी, ठीक है, या आज़ादी दिलाई, तो उससे लोग खासा प्रभावित थे इंडियंस। और जिनमें से मोस्टली लोगों के पॉलिटिकल हीरो कौन थे, माजिनी हो गया, गरीबल्दी हो गया, आयरिश नेशनलिस्ट लीडर, ठीक है, इन लोगों के जो स्ट्रगल हैं, इनसे लोग हमारे यहाँ के इंडियंस प्रेरित होते थे कि हाँ भाई हम अगर ये दिला सकते आज़ादी तो हम इन्हीं की तरीके अपना के अंग्रेज़ों के यहाँ से भी भगा सकते, क्योंकि वहाँ पे भी यहीं राज करते थे। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट it was not the modern education system that created a national movement, which was the product of conflict of interest between Indian and Britons. The system only enabled education
educated Indians to imbibe Western thought and thus to assume the leadership of the national movement to give it a democratic and modern direction. In fact, in schools and colleges, the authority tried to inculcate notion of docility and servability to foreign rule. अब यहाँ पे क्या कहा गया है ना इन दो लाइनों में कि जो मॉडर्न एजुकेशन है ना उसने लोगों के अंदर ऐसे देश प्रेम की भावना को जगाने में अकेला ये नहीं रहा है कि भाई अकेली एजुकेशन के थ्रू हमने लोगों की इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। एजुकेशन नहीं आई थी तब भी, उससे पहले भी लोग कोशिश करते रहे हैं, ठीक है। लेकिन एजुकेशन आने के बाद क्या है ना, लोगों में इतनी समझ आ गई कि वो इन चीज़ों को डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया, लोग एक दूसरे को समझाना स्टार्ट कर गए, है ना। वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, अब पढ़े लिखे जो लोग थे, एजुकेशन जिन्होंने ले रखी थी, हाँ भाई पढ़ना लिखना सीख रखा है, तो वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर होता है लोग उसको पढ़ते और उस चीज़ से उनको ये पता लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या गलत कर रही है, क्या अच्छा कर रही है। अगर गलत करती तो क्वेश्चन करने का उनको हक होता कि हाँ भाई हम इस चीज़ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वजह से एजुकेशन ने जो नेशनल मूवमेंट है उसको बहुत अच्छी क्या दी, एक तरीके से मॉडर्न सॉल्यूशन दिया, एक डायरेक्शन दी कि इस तरह से हमें नेशनल मूवमेंट को लेके चलना है। और जितने भी स्कूल्स होते थे, कॉलेजेस होते थे, ठीक है, वहाँ पे भी क्या है ना, जो अथॉरिटी थी वो ट्राई करती थी कि भाई लोगों को इस तरह से पढ़ाया जाए कि भाई उनका काम क्या है, अंग्रेज़ों को सर्व करना बस। इन अदर एशियन कंट्रीज सच एज चाइना, इंडोनेशिया, ऑल ओवर अफ्रीका, मॉडर्न एंड नेशनलिस्ट आइडिया स्प्रेड इवन दो मॉडर्न स्कूल्स एंड कॉलेजेस एग्जिस्ट ऑन अ मच स्मॉलर स्केल। यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि जो एशियन कंट्रीज़ है, चाइना होगी, इंडोनेशिया होगी या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, वहाँ पे जो मॉडर्न एजुकेशन है, स्कूल्स कॉलेजेस हैं, वो काफ़ी काफ़ी कम कम स्केल पे थे, ठीक है। इतने नंबर्स में नहीं थे जितना भाई उनका साइज़ था, कंट्री की पॉपुलेशन थी, उस हिसाब से वो नामात्र थे। लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म है वो काफ़ी फैला हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि अकेला एजुकेशन की वजह से हमारे देश के अंदर जो नेशनल मूवमेंट है वो नहीं चली थी। बस ठीक है, एजुकेशन की वजह से लोग प्रेरित हुए, चीज़ों को पढ़ने लगे, उनको पता लगने लग गया। मॉडर्न एजुकेशन इज आल्सो क्रिएटेड ए सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एंड कम्युनिटी ऑफ आउटलुक एंड इंटरेस्ट ऑफ अमंग द इंडियन एजुकेटेड इंडियंस। द इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रिस्पेक्ट. It became the medium for the spread of modern ideas. It also became the medium of communication and exchange of ideas between educated Indians from the different linguistic region of the country. अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई एजुकेशन ने है ना एक यूनिफॉर्मिटी बना दी, ठीक है, सबको एक लेवल पे लेके आ गई है एजुकेशन। जैसे कि उस टाइम पे लोग अंग्रेजी बोलना सीखना स्टार्ट कर दिया। अब हर एक स्टेट की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज थी जो दूसरी स्टेट के लोगों को नहीं समझ में आती थी, और इंग्लिश है ना उस टाइम पे कॉमन लैंग्वेज बनती जा रही थी। सब इंग्लिश सीखने लगे, इंग्लिश में बातें करने लगे और एक दूसरे को समझाने लगे कि क्या इशू चल रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। वो आपस में चीज़ों को समझाने लगे और फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में जाके बाकी लोगों को समझाने लग गए, ठीक है। उस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया किस वास्ते, लोगों को एक इकट्ठा करने वास्ते। लेकिन धीरे धीरे करके इंग्लिश एक बैरियर भी बन गई, लोगों के बीच में रुकावट भी पैदा करने लगी। जहाँ पे भी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी तो लोग एक दूसरे को अपनी जो बातें होते थे वो समझाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पे रहती थी, गांव के एरिया में। गांव के एरिया में क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, जो थे वो इतने डेवलप नहीं थे, ठीक है। और इस चीज़ को किसने समझा? जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अच्छे से समझा कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है, या फिर जो हमारी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, उनकी महत्वता कितनी ज़रूरी है। अगर वो स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाए तो सब लोग अपने जो विचार हैं एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझा सकते हैं कि चीज़ें चल क्या रही है। फ्रॉम दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, जस्टिन रनाडे to Tilak and Gandhi जी, they agitated for the bigger role for the Indian language in educational system. अब ये जितने भी लोग थे, जितने भी फाइटर्स थे, ठीक है, जो नेशनलिस्ट थे, दादा भाई नौरोजी हो गए, सैयद अहमद खान हो गए, गांधी जी, तिलक, या फिर जस्टिस गोविंद रनाडे, ठीक है, ये इन्होंने
गवर्नमेंट से काफ़ी बार ये बोला, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल रहा है इनका कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इंडियंस लैंग्वेज को भी ऐड किया जाए। तो उस टाइम की जो एजुकेशन थी वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती थी। यहाँ के जो हमारी रीजनल लैंग्वेज थी उनमें नहीं पढ़ाया जाता था। इस वजह से इन्होंने अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी कि जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो इंडियंस लैंग्वेज में भी करवाई जाए। जैसे कि अब हम हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। द रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। अब जो इंडियन नेशनलिज्म के अंदर प्रेस और लिटरेचर का क्या रोल रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। The chief instrument through which the national-minded Indians spread the message for patriotism and modern economic, social and political ideas and created an all-India consciousness was the press। अब यहाँ पे क्या कहा गया है ना, जो नेशनलिस्ट माइंडेड इंडियंस थे, ठीक है, जो देश को एकजुट करने में सोच रहे थे, अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने में सोच रहे थे, जिनके अंदर देशभक्ति का जो मैसेज पहुँचाना चाह रहे थे लोगों को, और ये बता रहे थे कि अंग्रेज़ हमारी जो इकनॉमी है, ठीक है, और जो हमारा सोशल स्टेटस है उसको कितना ख़राब करते जा रहे हैं। तो उसको फैलाने के लिए, उसको लोगों को दिखाने के लिए सबसे बड़ा रोल किसने प्रोवाइड किया? प्रेस ने। लार्ज नंबर ऑफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर वर made appearance during the second half of 19th century. In their column, the official policy were constantly criticized. The Indian point of view was put forward. People were asked to unite and work for the national welfare and ideas of self-government and democracy and industrialization. यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो देश के लिए खड़े हुए थे कि भाई हाँ, हमको देश को आज़ादी दिलानी है। अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया ना, 19वीं सदी के जो सेकंड हाफ है उसके अंदर उन्होंने अपनी अपनी प्रेस लगानी स्टार्ट कर दी, और जिसके अंदर वो न्यूज़पेपर छापते थे उन्हीं की लैंग्वेज में, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती, ताकि लोग समझ पाएँ। तो वो लोगों को समझाते, दिखाते, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते कि हाँ भाई, ये गवर्नमेंट है ना, ये इतना गलत कर रही है, ठीक है, और लोगों को ये बताते कि हमको क्या ज़रूरत है, अभी अपनी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, देश को हम चलाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, हमारे देश के अंदर क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, जितनी भी इंडस्ट्री है उनका बढ़ावा होना चाहिए, उनका गठन होना चाहिए, और वो इंडस्ट्रीज़ भी किसके द्वारा चलाई जाए? इंडियंस के द्वारा। नेशनल लिटरेचर की बात करें, जो यहाँ की लैंग्वेज थी, पढ़ाई लिखाई थी जो हमारी, इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स, ऐसे, पैट्रियोटिक पोट्री आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन अरोजिंग नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, जो जो राइटर्स थे, जो पोइट्री लिखते थे, वो नॉवेल्स लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ठीक है, और कविताएं लिखते थे, जिन्होंने लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है, नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक उम्मीद जगानी स्टार्ट करी, ठीक है, लोगों को उत्साह से भरना स्टार्ट किया, जिसमें किन किन का रोल रहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बंगाली में लिखते थे, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआई जो कि असम लैंग्वेज के अंदर लिखते थे, विष्णु शास्त्री चिपलुंका जो मराठी में लिखते थे, सुब्रमण्य भारती जो तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी में लिखते थे, अल्ताफ़ हुसैन अली जो किस में लिखते थे? उर्दू के अंदर। ये उस टाइम के काफ़ी जाने माने नेशनलिस्ट थे, राइटर्स थे, जिनको लोग अक्सर पढ़ना पसंद भी करते थे, और इनके जो लिखावटें होती थी उनका गहरा असर भी रहता था लोगों के ऊपर। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट, जो इंडिया का पास्ट है उसको लोग कैसे सेल्फ गवर्नमेंट से कनेक्ट करके देखने लगे या फिर कहने लगे, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी। मैनी इंडियंस हैड fallen so low that they had lost confidence in their own capacity for self government। अब कई इंडियंस थे कि जिनको ये नहीं लगता था कि भाई हम सेल्फ गवर्नमेंट के लायक हैं, कि या हम इतने बड़े देश को चला पाएंगे या नहीं। वो ये नहीं सोचते थे कि थोड़े से अंग्रेज़ आके पूरे देश को चला रहे हैं और आप इतनी जनता में हो कि अपने देश को नहीं चला सकते, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे कुछ लोगों के अंदर। ऑल्सो मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल राइटर्स ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंटली एडवांस्ड देयर thesis that India had never been able to rule themselves in the past, that Hindu and Muslim have fought one another, that Indians were destined to be ruled by foreigners, that their religion and social life were degraded
अनसिविलाइज्ड मेकिंग देम अनफिट फॉर डेमोक्रेसी इवन सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या कहा गया ना, कुछ अंग्रेज थे अधिकारी या फिर उनके राइटर्स जो हमेशा से क्या कहते रहते कि अंग्रेज़ जो हिंदू और मुस्लिम है वो आपस में लड़ते रहे हैं हमेशा से, ठीक है। और उनकी जो किस्मत है ना, उनकी जो डेस्टिनी है, उसमें सिर्फ यही लिखा है कि इनके ऊपर विदेशी राज करेंगे, इनका काम है दूसरों के अंडर में काम करना, ठीक है। ये केवल क्या कहते हैं, इनके ऊपर सिर्फ राज किया जा सकता है, ना कि ये खुद से अपने देश को चला सके। इतने ये एजुकेटेड नहीं है, इतने ये कैपेबल नहीं है, ऐसा अंग्रेज मानते थे। मैनी ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर ट्राई टू रोज द सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल बाई काउंटरिंग प्रोपेगेंडा। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी रिस्पेक्ट भी थी, और वो जो अंग्रेज़ों की ये जो बातें हैं इनकी निंदा भी करते थे, ठीक है। दे पॉइंटेड दैट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया विद प्राइड एंड रेफर द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ रूलर्स लाइक अशोका, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अकबर, ठीक है। जो भी उस टाइम की जो अचीवमेंट्स थी अशोका की, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य हो गया, और जो अकबर की पॉलिसीज़ रही है, इनकी वजह से जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे रीति रिवाज रहे हैं, वो कितने अच्छी तरह से फले फूले थे। तो उनके बारे में जो ये कुछ जो लीडर्स थे हमारे, ये क्या देने लगे, एग्जाम्पल सेट करने लगे। रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर, ठीक है, जो रंग भेद की नीति थी ना इनकी, उसके बारे में पढ़ते हैं। An important thought that secondary factor in the growth of nationalist sentiment in India was the tone of racial superiority adopted by many Englishmen in their dealing with Indians. Racial arrogance branded all the Indian irrespective of their caste, religion, province, class with the badge of inferiority. They were kept out of exclusive European clubs and were not permitted to travel in the same compartment in a train with European passengers. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने लोगों के अंदर एकजुट होने की भावना जगाई थी, वो था रंग भेद की इनकी जो नीति थी अंग्रेजों की। वो ये क्या करते थे ना, ये जात पात को देखते थे अंग्रेज, ठीक है, और अनटचेबिलिटी को भी ये बढ़ावा देते थे। अगर कोई भी गरीब हो गया या फिर कोई भी इंडियंस हो गया, वो अंग्रेज़ों के जो कुछ कंपार्टमेंट अलग से होते थे रेलवे के अंदर, उनके अंदर वो ट्रैवल नहीं कर सकता था, अलाउ नहीं होता। उनके अंदर भी काफ़ी सुख सुविधाएं रहती थी, लेकिन जो कॉमन होता था और लोगों के जो आम पब्लिक के लिए होता था, उनके अंदर तो वॉशरूम तक नहीं होते थे, इतना बुरा हाल था। तो इंडियंस को जो यूरोपियन के कंपार्टमेंट थे, जो कोचेज़ थे ट्रेन्स के अंदर, उनके अंदर भी अलाउ नहीं होता। जो भी क्लब्स रहते थे उनके अंदर भी जाना अलाउ नहीं रहता था। प्रीडिसेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कुछ हुआ, कौन कौन लोग शामिल हुए, कौन कौन नहीं, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। By 1870, it was evident that Indian nationalism had gathered enough momentum to appear as a मेजर फोर्स ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। 1870 तक अब लोगों के अंदर इतनी भावना हो गई थी या फिर इतनी हिम्मत आ गई थी कि भाई अब हमको एकजुट होके और जो हमारा जो इंडियन की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसको हमको चेंज करना होगा। और इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंड हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। ओके, ये रही हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कब बनी है? दिसंबर 1885 में। वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑन ऑल इंडिया स्केल। ऑल इंडिया स्केल के ऊपर जो पहली छवि दिखी थी ना इंडिया की, कि भाई अब हम इकट्ठा हैं, और उसी का परिणाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। एज वी हैव सीन इन अर्लियर चैप्टर, राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू स्टार्ट एन एजिटेशन फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया। जो सबसे पहले लीडर रहे राजा राम मोहन राय इंडिया के, वही उन्होंने सबसे पहले ऐसा मुद्दा उठाया था कि जो इंडिया का पॉलिटिक्स है उसको सही किया जाए, उसके अंदर हमारे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका रहे और इस चीज़ को ठीक करा जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये किसने आवाज़ उठाई? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट लीडर टू स्टार्ट एन एजिटेशन फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया।
Many public associations were started in different parts of India after 1836. All these associations were dominated by wealthy aristocratic element known in those days as prominent persons. अब यहाँ पे क्या कहा गया है ना, 1836 के बाद देश के अलग अलग भागों में काफ़ी एसोसिएशंस बनने लगी, ठीक है। छोटे छोटे गठन बनने लगे जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और सोचते थे करना क्या है, देश को कैसे आज़ादी दिलानी है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन रहते थे, पढ़े लिखे लोग और जो अमीर लोग होते थे, और उनको बोला जाता था प्रोमिनेंट पर्सन। They worked for the reform of Administration Association of India with the administration and spread of education, sent log petition putting forward Indian demands to the British Parliament। अब ये क्या काम करते थे ना, ये चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो काम काज है, जो भी लो, जहाँ पे भी लॉ बनाए जाते हैं, नीतियाँ बनाई जाती है, वहाँ पे उनको सही से दुरुस्त किया जाए, वहाँ पे इंडियंस को अलाउ किया जाए, ठीक है। एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। इस चीज़ के लिए इन्होंने अपनी पिटीशंस भेजी कहाँ पे, जो इंडिया की डिमांड थी ना, वो लिख के उनके अंदर कहाँ पे भेजी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। 1866 के अंदर दादा भाई नारोजी ने एक एसोसिएशन बनाई, उसका क्या नाम था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कहाँ पे बनाई, लंदन के अंदर बनाई, ठीक है। और इसका क्या काम था, जो इंडिया के क्वेश्चन थे, इंडिया के जो मुद्दे थे कि भाई हमको एजुकेशन चाहिए, हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना हक चाहिए, ठीक है, हमारा भी हाथ हो, तो उस चीज़ के लिए, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई लंदन में। और जिसका काम क्या था, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट थी, वहाँ तक इन लोगों की आवाज़ पहुँचाई जाए। और बाद में इस एसोसिएशन की अलग अलग ब्रांचेज इंडिया की जो बड़ी बड़ी सिटीज़, मेन सिटीज़ रही हैं, प्रोमिनेंट सिटीज़ रही हैं, वहाँ पे बनने लगी। और दादा भाई नारोजी का जो जन्म है सन 1825 में हुआ था। इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी देश को एकजुट करने में, नेशनल मूवमेंट में लगा दी। और इनको बाद में क्या बोला जाने लगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ही वॉज आल्सो द फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर। सबसे पहले फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर बोला जाता है जिन्होंने क्या लिखा था, जो ड्रेन थ्योरी थी जो इंडिया की, वो इन्होंने ही दी थी। इन हिज राइटिंग इकोनॉमिक ही शोड दैट द बेसिक कॉज ऑफ इंडिया पॉवर्टी ले इन द ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया एंड द ड्रेन ऑफ इट्स वेल्थ। तो जो इन्होंने जो थ्योरी दी थी, वहाँ पे कहा गया था इंडिया की जो गरीबी है उसका कारण जो अंग्रेज़ों का जो यहाँ से अंधाधुन जो एक्सप्लोटेशन किया गया, लोगों को लूटा गया, वो है। और यहाँ की जो वेल्थ है, यहाँ की जो क्या कहते हैं, पूंजी थी, उसको ये यहाँ से ले जाके अपने देश में ले जाना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटेन में ले जाने लगे, जिससे हमारा देश और गरीब होना स्टार्ट हो गया। और दादा भाई नारोजी 3 बार प्रेसिडेंट बने, किस चीज़ के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कांग्रेस से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है, वो रही है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इसमें क्या था ना, द यंगर नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल हैड बीन ग्रेजुअली गेटिंग डिसकंटेंट विद द कंजर्वेटिव एंड प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसमें मोस्टली यंग बच्चे होते थे, यंग लड़के रहते थे, जो देश को आज़ाद कराने की सोचते रहते थे। और ये मोस्टली कहाँ से थे, बंगाल से थे। और ये देश जो ये अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं ना, उनसे खासा नाराज़ थे। और वो जो पुराने वहाँ के जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो इलीगल तरीके से कर वसूलते थे, उनसे भी काफ़ी नाराज़ थे। अब इन्होंने अपना लीडर किसको चुना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बनर्जिया वॉज द ब्रिलियंट राइटर और ओरेटर। ये काफ़ी अच्छा लिखते थे और काफ़ी अच्छा बोलते थे। ही वॉज अनजस्टली टर्न आउट टू द इंडियन सिविल सर्विस as his superior could not tolerate the presence of an independent minded Indian in the rank of his service। और ये क्या था, इन्होंने अपनी जो इंडियन सिविल सर्विस है, ठीक है, इन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है, सिविल सर्विस के अंदर इनका चयन हुआ इन्होंने, लेकिन वो बाद में छोड़ दी क्योंकि जो अंग्रेज़ थे ना, वो इनको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। ये अपने देश के हिसाब से जो सही है उन चीज़ों को लागू करते थे, उसी तरह से सोचते थे, और इस वजह से अंग्रेज़ों की इनसे बनती नहीं थी, तो बाद में इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। He began his public career in 1875 by delivering brilliant addresses on nationalist topics to the students of Calcutta। जो कलकत्ता के स्टूडेंट्स थे, उनको 1885 के अंदर ये देश के प्रति जो ज़रूरतें हैं, जो भी लेक्चर्स होते थे, वो देते थे, उनको बताते थे, गवर्नमेंट की नीतियों से रूबरू करवाते थे,
ठीक है, संबोधित करते थे लोगों को कि भाई देश के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनके अंदर मोटिवेशन जगाते थे। इस वजह से ये उनके लीडर बन गए थे। लेड बाई सुरेंद्र नाथ एंड आनंद मोहन बोस, द यंगर नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन जुलाई 1876 के अंदर जो इंडियन एसोसिएशन है किन्होंने बनाई, सुरेंद्र नाथ, आनंद मोहन बोस और जो वहाँ के जो यंग बच्चे थे, नेशनलिस्ट थे बंगाल के, उन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई 1876 में। The Indian Association set before itself the aim of creating strong public opinion in the country on political question and unification of Indian people under a common political program। तो इसका भी वही काम था मोस्टली जो सबका कॉमन था कि भाई पॉलिटिकल क्वेश्चंस को उठाया जाए और इंडिया की जो डिमांड्स है उनको आगे रखा जाए और देश को एकजुट किया जाए और हम भी पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा लेना स्टार्ट करें। और ये जो यंगर स्टूडेंट्स थे ये इंडिया के काफ़ी पार्ट्स के अंदर एक्टिव थे। ये लोग वहाँ पे हर जगह जाते और लोगों को समझाते और उनको बताते कि देश के अंदर चल क्या रहा है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या बनाया था। जस्टिस रनाडे, ठीक है, इन्होंने बनाई थी पूना सार्वजनिक सभा। कब बनाई थी? 1870 के अंदर। और एम विग्रवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंदाचार्य, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था? मद्रास महाजन सभा 1884 के अंदर। ये वाला जो है ना, ये वाला पूरा, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। या तो किसी का नाम पूछ लिया जाएगा, कौन लीडर था शामिल मद्रास महाजन सभा को बनाने में, या फिर किन्होंने, अगर ऑप्शन दे देंगे इन लोगों का नाम, इन्होंने कौन सी सभा बनाई थी, ठीक है। अपोजिट में पुणे सार्वजनिक लिख दिया, मद्रास महाजन लिख दिया, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी लिख दिया, फिर चुनते रहो। तो ये है ना, ये थोड़े से याद कर लेना। फिरोजा मेहता, केटी तलांग, फरुद्दीन त्याबजी, ये तो पहले आ भी चुका है। इन्होंने क्या फॉर्म किया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। सबका सेम काम था, पॉलिटिकल थिंकिंग को वो बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है, और लोगों को एकजुट करने की भावना उनके अंदर जगा रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। द टाइम वॉज नाउ राइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनलिस्ट हु फेल्ट द नीड ऑफ यूनाइट पॉलिटिकली अगेंस्ट द कॉमन एनिमी फॉरेन रूरल एंड एक्सप्लोइटेशन। अगर इन सब ने लास्ट में क्या देखा ना कि हाँ अब इंडिया इतना डेवलप हो चुका है, भाई इतना समझदार हो गए हैं लोग कि अब इसका टाइम हो गया एकजुट होने का, ठीक है, सबका एकजुट होने का समय आ गया है। इस वजह से सब फिर लास्ट में आके कहाँ मिले? इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1885। तो ये था हमारा पहला पार्ट अपने चैप्टर 10 का, द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1858 टू 1905। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा रह गया ऐसे तो, वरना ये काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और जो जितने भी प्रीवियस चैप्टर हैं तो आप प्लीज़ उनका रिवीजन करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई गलती हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मुझको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।